सर नंदकिशोर सर, मुझे लगता है सभी लोग आ गए हैं, कुछ बाकी हैं। स्टार्ट करें सर, ऑलमोस्ट आ गए हैं सब लोग। करना चाहिए, सभी लोग आ गए सर। हेलो नंदकिशोर सर, आप सुन पा रहे हैं? स्टार्ट करें सर। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं, सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग अब। जी सर। जी जी जी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं राम प्रजापति रेलवे बोर्ड से आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं पर्सनल डिपार्टमेंट से हूं और आज हम सभी रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल और डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स पे चर्चा करेंगे। लगभग 2 घंटे तक हम सभी लोग साथ में रहेंगे। आप सभी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? यस सर। जी Yes, बिल्कुल। मैं कंटिन्यू रखता हूं। जैसा कि मुझे बताया गया है, आप सभी लोग एएसटी का प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं साबरमती में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और रेलवेज के द्वारा आपको प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग दी जा रही है। आप सभी लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं या अंग्रेजी में पढ़ाएं? हिंदी में कंफर्टेबल चलेगा सर। दोनों चलेगा सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी लोग भविष्य के एएसटी हैं, ऐसी मैं अपनी शुभकामनाएं सबसे पहले प्रेषित करता हूं आप सभी लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल एंड डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। वैसे तो ये टॉपिक्स आप जब से रेल सेवा में आए हैं तभी से पढ़ते चले आ रहे हैं या जानकारी लेते चले आ रहे हैं, और चूंकि आप सभी सीनियर सुपरवाइजर्स हैं तो आप इनका प्रयोग भी करते रहे हैं अपनी सेवा के दौरान। सर के माध्यम से हमने कुछ नोट्स आपका जो प्रिपेयर्ड ग्रुप है उसमें सर्कुलेट करवाए हैं। चूंकि समय अभाव कारण आप ज्यादा उसको भी पढ़ नहीं पाए होंगे, आप फ्यूचर में उसको बहुत डिटेल में पढ़ पाएंगे। मैं उसको जस्ट में आपको समझाता चलूंगा, और ना केवल आज बल्कि फ्यूचर में भी मैं अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर भी आपसे शेयर करूंगा। आप भविष्य में कभी भी इन 2 टॉपिक्स को लेकर, चाहे आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, योर डीलिंग, कहीं भी आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, एनी टाइम वेलकम। मैं आपको डिस्कस करूंगा और जो भी आप लोग पूछेंगे उसका समाधान हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत ही पॉपुलरली जानते हैं, D&AR, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये नियम है। कुछ नियम हैं जिनसे हम रेल कर्मचारियों के द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर कार्यवाही करते हैं। डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स पूरे प्रोसीजर्स हैं। कोई भी कार्रवाई हम सभी एक स्टैंडर्ड तरीके से कर सकते हैं। चूंकि हम सरकारी सेवक हैं तो हम मन मर्जी से किसी भी कार्रवाई को प्रारंभ से अंत तक नहीं ले जा सकते। तो किस कार्रवाई को किस तरह की जाती है, किस किस स्तर पर कौन कौन सी एक्शंस ली जानी है, वो डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स में पूरी तरह लिखा हुआ है। आप सभी को पहले से जानकारी होगी, नहीं तो मैं अपडेट करता हूं। डिसिप्लिन एंड अपील रूल संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हैं। कितने इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बनाए गए, निश्चित रूप से वे संविधान की उन धाराओं की तरह इंपॉर्टेंट है जो अन्य धाराएं हम संविधान में जानते हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि एक कार्यविधि है, तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि किस चीज की कार्यविधि है, क्यों ये डीआर रूल्स रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तो इसके पहले हमें रेल सेवा आचरण नियमों की जानकारी होना चाहिए। ये दोनों टॉपिक, कुछ लोग केवल D&R को ही जानते हैं, रेल सेवा आचरण नियम जिसे रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स अंग्रेजी में कहा जाता है, उसको ध्यान नहीं देते हैं। चूंकि जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि D&R प्रोसीजर है, कार्रवाई है कि किस तरह आपको
अनियमितताओं पे कार्रवाई किया जाना है। तो अब आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी किन किन पॉइंट्स पे रेल कर्मचारी अनियमितताएं कर सकता है, जो हमें या रेल कर्मचारियों को मालूम होना चाहिए। तो इन अनियमितताओं को रेलवे ने एक नियम्स के तहत फॉर्म किया, जिन्हें रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के तहत रेलवे में जाना जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को प्राइमरी जानकारी होगी कि डीएनआर रूल जो है 1968 1968 के रूप में जाने जाते हैं, लिहाजा कई अमेंडमेंट्स तब से लेकर आज तक होते रहे हैं। उसके पहले चूंकि अनियमितताएं कौन सी हो, तो सबसे पहले रेलवेज ने रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 में बनाए, डीएनआर रूल बनाने के 2 वर्ष पहले। तो यह बात यहां सिद्ध होती है कि सबसे पहले हम अनियमितताओं की पूरी पूरी जानकारी ले लें, ताकि हम डीएनआर प्रोसीजर को किस तरह लागू करें उसका पूरी तरह परफेक्ट रूप से हम अनुसरण कर सकें। रेल सेवा आचरण नियम, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट, रेल सेवा में आए हुए ग्रुप डी, आज की तारीख में तो ग्रुप डी नाम का कोई नॉमेनक्लेचर या कोई पदनाम रेलवेज में नहीं है, लेकिन जो इनिशियल ग्रेड 1800 ग्रेड पे जो 6th पे कमीशन और लेवल 1 जो 7th पे कमीशन का कंसेप्ट है, उससे लेकर चेयरमैन रेलवे बोर्ड, जो रेलवे का अपेक्स एग्जीक्यूटिव पद है, जो एक रेल सेवक के रूप में जाना जाता है, लेवल 1 से लेकर चेयरमैन रेलवे बोर्ड का पद इस रेल सेवा आचरण नियम के तहत आता है। हम यह बताना चाहेंगे कि रेल सेवा आचरण नियम एक लेवल 1 से लेकर चेयरमैन रेलवे बोर्ड को भी पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। इन रेल सेवा आचरण नियमों में अगर किसी भी तरह की कोई अनियमितता होती है, तो उनके तहत डीएनआर प्रोसीजर को लागू किया जाता है। अब ये बात तो स्पष्ट होगी कि कभी आपका प्रश्न आता है कि रेल सेवा आचरण नियम किस पे लागू होता है, रेलवे की आंसर होगा रेलवे की सभी समूह, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्जाम्स हो रही हैं, सीबीटी के तहत एग्जाम्स हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव्स पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, उनके आंसर्स दिए जाने हैं। तो अगर एक लाइन में कहा जाए, सभी रेल सेवा में कार्यरत सभी समूह के सभी या सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर यह रेल सेवा आचरण नियम पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। अब रेल सेवा आचरण नियम कौन कौन से होते हैं, बड़े संक्षिप्त में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपने डेस्कटॉप की। वैसे तो ये पूरा के पूरा मटेरियल आपको हिंदी और अंग्रेजी में, जो मैंने खुद ने बनाया है, पूरी तरह से उसको स्टडी करके वो आपको दे दिया गया है। आप डिटेल सभी लोग उसको पढ़ेंगे, और ना केवल एएसटी की एग्जाम में, बल्कि आप जब तक रेल सेवा में रहेंगे, एएसटी बनेंगे, डीएसटी बनेंगे, सीनियर डीएसटी बनेंगे या डिप्टी सीएसटी बनेंगे, जिस भी स्तर पे जाएंगे आपको पूरी तरह काम आएंगे, क्योंकि इनमें बेसिकली कोई चेंज बहुत रेयर होता है। तो मैंने जो आपको सप्लाई किया है बिल्कुल अप टू डेट अपडेटेड है। आज की तारीख में जो भी चेंजेस आए हैं, सब आपको पूरा अद्यतन करके दिया है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपसे चर्चा करता रहूंगा। आप सभी को ये बताऊंगा कि जब 1 घंटा हमारा समाप्त हो जाएगा या 45 मिनट समाप्त हो जाएगा, तब हम लास्ट 15 मिनट सर्विस कंडक्ट रूल्स पे आपके जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे। फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम 45 मिनट्स में लास्ट में हम डीएनआर रूल्स को पढ़ेंगे। तो आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी पूछना है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझसे पूछिए। स्क्रीन के थ्रू आप नहीं पूछ पाए तो फ्यूचर में कभी भी आप मुझसे अपने कांटेक्ट नंबर पे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कभी भी आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकेंगे। तो आपको ये बात का मन में संशय नहीं होना चाहिए कि मैं बोलता रहूंगा और आपको बोलने का मौका दिया जाएगा कि नहीं। ये बात भी मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर रहा हूं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, रेल सेवा आचरण नियम कौन कौन से होते हैं। वैसे आपको जानकारी सभी को है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास है, फिर भी मैं शेयर करके आपसे चर्चा करूंगा।
हेलो, तो ये स्क्रीन आपके सामने मैंने शेयर की है, आप सभी देख पा रहे हैं? प्लीज थोड़ा यस कहकर बताइए मुझे। यस सर। हाँ, ये देखिए, आप सभी अपना स्क्रीन पे चाहे मोबाइल्स पे देख पा रहे होंगे या अपने स्क्रीन पे या लैपटॉप पे, जिस पे भी, जो मैं आपको बता रहा था कि रेल सेवा आचरण नियम, द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, जिसे लेवल 1 से लेकर चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक के पद को पालन करना अनिवार्य है, वे कुछ इस तरह से हैं जो आपके सामने हैं। वैसे हूबहू एक आदि यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार आप सभी पढ़ेंगे तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश में बहुत शॉर्ट में आपको केवल एक समझाने के हिसाब से तैयार किया है। वैसे तो ये रेल सेवा आचरण नियम अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, अपने आप में एक काफी बड़ी किताब है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि पूरे के पूरे जो नियम है उनको आपको एक संक्षिप्त रूप में परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं पहले रतलाम डिवीजन में हुआ करता था, मैं पिछले 6 से 7 साल से रेलवे बोर्ड में हूं। जब मैं रतलाम डिवीजन में हुआ था, जब मैंने प्रारंभिक रूप से इनको तैयार किए थे और इसको अपडेट भी करता रहा, और अब कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें आए नहीं है। जो कुछ चेंजेस आए हैं उसका मैंने 2 रेलवे बोर्ड के ऑर्डर्स भी आपको शेयर किया है, आपके ग्रुप में सर के माध्यम से शेयर हुए होंगे सभी को। जो केवल 2 ही चेंजेस आए हैं, वो 2 चेंजेस का मैंने ऑफिशियल ऑर्डर आपको शेयर किया है। थोड़ा सा मेरे पास समयाभाव था, इसको मैं रिफॉर्मेट नहीं कर सका। मैं आपको इन फ्यूचर में इसको फॉर्मेट करके इसी में ही चेंजेस वो डाल दूंगा, तो वे 2 रेलवे बोर्ड के सर्कुलर्स आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ये टोटल नियम जो मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूं, ये टोटल नियम 26 है। इन 26 नियमों में एक रेल सेवक को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उन सबकी जानकारी दी गई है। एक संक्षिप्त रूप में मैं इसको आपको एक संक्षिप्त में 5 से 10 मिनट में पढ़ के बताऊंगा, बहुत ज्यादा इसको डिटेल आपके पास मिलेगा। जैसे 26 नियम जो बने हुए, अलग अलग नियम में अलग अलग बातें लिखी गई है। जैसा नियम आप 1 देख पा रहे हैं कि इस नियम का नाम दिया गया है कि इसका नाम क्या होगा, जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, रेल सेवा आचरण नियम 1966, 1966, इंग्लिश में द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, इसकी बात कही गई है। नियम 2 में, जैसा मैंने कहा कि मैंने केवल 4 पेजेस में आपको पूरा ये मटेरियल देने की कोशिश की है, जो करीब 30 से 40 पेज की एक रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल सर्कुलर है, उसी में से मैंने संक्षिप्त किया है। आपके परीक्षाओं में यही पूछा जाएगा कि नियम 2 में क्या लिखा हुआ है रेल सेवा आचरण नियम में, तो आपको किसी भी कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक सरकार की परिभाषा और 2-3 ऑप्शन कुछ अलग डाल दिए जाएंगे, तो उसमें हमें ये जानकारी होना चाहिए कि नियम 2 में एक जो भी, इसमें हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि सरकार शब्द जब जब भी आएगा, सरकार कौन होता है, रेल सेवक किसे कहते हैं, और रेल सेवक के साथ जो परिवार की डेफिनेशन है, हम सभी पास का उपयोग करते हैं। देखिए, रेलवे में जितनी भी सुविधा आप सभी लोगों को मिल रही है, वे सारी की सारी सुविधाएं इस रेल सेवा आचरण नियम 1966 के आधार पे आप सभी को दी जा रही है। तो ये रेल सेवा आचरण नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले इनके कैलेंडर्स बना के सभी रेलवेज में सर्कुलेट भी कराए थे ऑफिशियली। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने जहां भी सुपरवाइजर्स हैं, आप अपने डिपोज में इनका कैलेंडर बना के लगाएं, ताकि अपने सबऑर्डिनेट्स को इसकी जानकारी हो और वे किसी भी तरह की सेवाओं में अनियमितता ना करें और हमारी रेलवेज को मजबूती मिले, ताकि हमें D&R कार्रवाई करने का जरूरत ही नहीं पड़े कभी भी। तो हम सबसे कहेंगे कि इसको कैलेंडर रूप में करें, ताकि आप खुद पढ़ के किसी प्रिंटिंग प्रेस से निकलवा लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, और अपने अपने डिपो में एक बड़ा कैलेंडर के रूप में आप इसे टांगिएगा, तो आपके सबऑर्डिनेट्स को भी इसकी जानकारी होगी और रेलवे के प्रति भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा कि देखिए, आप रेलवे नियमों की जानकारी भी अपने ड्यूटीज के अलावा दे रहे हैं। तो जैसा कि नियम 2, अब नियम 3, रूल 3 की जो बात करते हैं, नियम 3, देखिए बहुत सारी बात, जब D&R एक्शन में चार्जशीट, जब क्या होता है चार्जशीट, ये हम D&R के पार्ट में अभी 1 घंटे के बाद आपसे चर्चा करेंगे। जब भी चार्जशीट में लिखा जाता है तो हम लिखते हैं कि नियम इसका उल्लंघन हुआ है, तो उसमें लिखा जाता है कि आपने रेल सेवा आचरण नियम के नियम 3 के 3 या 2 या 1 का उल्लंघन किया है, या इंग्लिश में वायोलेशन किया है। तो आप सभी लोग इसको पूरी तरह, जब भी आपके पास समय होगा, निश्चित रूप से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
आपकी एग्जाम के पहले कोई बहुत ज्यादा एक एक घंटा लगेगा दोनों नोट्स को पढ़ने में। आप इसको पढ़िएगा क्योंकि आप डील करते रहें, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और खुद ब खुद आप इसको पढ़ के जानकारी आपको अपडेट हो जाएगी। तो जैसे इसमें नियम 3 में पहले पुराने समय से नियम 3 में 1 2 3 ही चला करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली 2018 में उसके पहले से रेलवे ने इसमें नियम 3 में इटसेल्फ ही बहुत सारे नियम यहाँ जोड़ दिए हैं। करीब करीब 21 नियम इसमें अब बना दिए गए हैं। नियम 3 के उप नियम जैसे हम कह सकते हैं। देखो मैं केवल नियम 3 आपके सामने पढ़ूंगा, बाकी तो बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। देखिए, एक रेल कर्मचारी जो लेवल 1 से लेकर सीआरबी जिसे कहते हैं, रेल मंत्री को रेल कर्मचारी नहीं कहा जाता। चेयरमैन रेलवे बोर्ड और उसके अंडर में जितने भी मेंबर्स होते हैं वे मेंबर्स के अंडर में, मेंबर्स के नीचे या मेंबर्स के इक्विवेलेंट ग्रेड में जितने भी जनरल मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स में फिर रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर्स, एडिशनल जनरल मैनेजर्स, जितने भी पीएचओडीज जो आपके पीसीएसटीए पीसीई होते हैं, वे सभी इन नियमों से गवर्न होते हैं, बिना किसी अपवाद के, बिना किसी छूट के। आप कहेंगे कि क्या ये हम ही अब अभी तक रेलवे एम्प्लॉय ये कहता है कि क्या नियमों का पालन करना हमें ही जरूरी है, ऑफिसर्स पे नियम लागू नहीं होते? तो मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को रेलवे बोर्ड में कभी कार्य करने का मौका मिला है। अगर नहीं मिला है तो मैं अपडेट करूं कि मैं जब रेलवेज में D&R डील किया करता था डिविजन्स में, उससे ज्यादा मैंने, चूंकि विजिलेंस इंस्पेक्टर रहा हूं रेलवे बोर्ड में, रेलवे बोर्ड की टीम का एक हाई लेवल की टीम का हिस्सा रहा हूं, तो जितने केसेस हमारे कर्मचारियों के नहीं हैं उससे ज्यादा केसेस ऑफिसर्स की अनियमितताओं के नोट किए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कंडेमनेशन की बात नहीं होती, अनियमितता अनजाने में भी हो जाती है, लेकिन रेलवे संस्थान को हमें चलाने के लिए, हमारे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कोई ना कोई एक प्रतीकात्मक रूप से एक्शन तो लेना ही होता है। इसलिए इसमें किसी पे D&R एक्शन होता है तो उसमें कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी बुरा नहीं हो जाता। एक अनियमितता हो गई, लेकिन अनियमितता को रोकने के लिए कोई ना कोई उस पर चेक पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मानव स्वभाव है, अगर हम कोई चेक पॉइंट नहीं लगाएंगे तो गलतियां पे गलतियां होती रहेगी। और वह सिस्टम जो आज पूरी भारतवर्ष को, भारत के नागरिकों को एक परिवहन के रूप में सेवाएं दे रहा है, रेल सेवा के रूप में, वह सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और फिर हम कर्मचारी पे उसका फर्क पड़ेगा। हमें अपनी सैलरीज टाइम पर नहीं मिलेगी, जैसा हम देख रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर्स में कई क्राइसिस हो रहे हैं आज की तारीख में, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि वे उतना अपडेट अपने सिस्टम को नहीं रख पा रहे हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम रेलवे जैसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं जो हमेशा अपने नियमों को, न केवल नियमों को बल्कि अपनी तकनीकों को भी अपडेट करता चला जा रहा है। हमारे कोई भी साथी कृपया ये न सोचें कि पदों का सरेंडर हो रहा है, काम पर बोझ आ रहा है। निश्चित रूप से लगता तो है कि काम का बोझ आ रहा है, लेकिन उसके पीछे ये है कि हम तकनीक का उपयोग भी तो कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो हम तो बहुत पिछड़ जाएंगे। फिर हम अपने आप को विकसित राष्ट्र की ओर, हम उड़ना तो चाहते हैं एरोप्लेन में, लेकिन उस तकनीक के रूप में एरोप्लेन की जैसी हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, हम एयरपोर्ट की जानकारी नहीं लेंगे, एरोप्लेन का टिकट्स वगैरह कैसे बनते हैं ऑनलाइन नहीं बनाएंगे, तो क्या हम उस सेवाओं का लाभ ले पाएंगे? राइट फ्रॉम हम अपनी रेलवे को अपडेट करना चाहते हैं तो तकनीक को अपडेट करना पड़ेगा। और तकनीक को जब हम अपडेट करते तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति 4 व्यक्ति मिलकर काम करते थे वो टेक्नोलॉजी एक ही व्यक्ति कर सकता है। चूंकि हम लोग बहुत समय से रेलवेज में आप लोग काम कर रहे हैं, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आपको दिक्कत तो आती होगी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनने में, लेकिन टेक्निक और ट्रेनिंग से सब कुछ संभव है। तो मैं आपके माध्यम से आपको यह भी एक व्यू अपना बताऊंगा कि आज की तारीख में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ये सारी सब कुछ जानकारी है ना, पूरे वर्ल्ड का हमारा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में बड़ा महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन है। 3rd नंबर पे अपने आप को यह स्टैंड कर रहा है। आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, शायद आप लोग की जानकारी के लिए अपडेट करूं कि रेलवे से कई विश्व के देश रेलवे की तकनीक को अपना रहे हैं। हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत फुल प्रूफ है। ये ना सोचें कि एक्सीडेंट्स होते हैं, सिग्नल फेलियर्स हो रहा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ ह्यूमन फेलियर्स के कारण हो रहा है। तकनीक को चलाने के लिए भी तो ह्यूमन का अवेयरनेस चाहिए ना। अगर हम टेक्नोलॉजी, हम कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हमें कंप्यूटर ऑपरेट सही ढंग से नहीं आ रहा है, ये फाइल आपके सामने है, ये करप्ट हो जाएगी, स्क्रॉल नहीं होगा, या हम लोग जूम मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीजों को धीरे धीरे हम सीख के अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो इसलिए हम कोई भी प्रकार की अनियमितता ना हो, इसलिए रेलवे ने सबसे
इंपॉर्टेंट नियम्स बना रखे, रेल सेवा आचरण नियम। देखिए बहुत संक्षिप्त में देखें, एक रेल कर्मचारी को क्या क्या, मैं फिर बता दूं कि सीआरबी को भी रेल कर्मचारी या रेल सेवक माना गया है। तो आप ये सोचें कि जो बात लिखी गई है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड्स को भी फॉलो करना है पूरी तरह। क्या क्या करना है बहुत संक्षिप्त में, जैसे मैंने लिखा है, एक एम्प्लॉय को पूर्णतः ईमानदार रहना है। अब ईमानदार में क्या क्या रहना है, बहुत सारे, हमारा काम ईमानदारी से करना है, हमारी कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना, ईमानदारी की पूरी तरह से डिवोशन होना चाहिए। नियम 2 में जो देख पा रहे हैं, इसका क्लॉज 2 में ऐसा कुछ नहीं करना जो रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो। मैं यहाँ आपको बता दूं, अशोभनीय से मतलब है कि जैसे मान लो हम किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, प्राइवेट कॉलोनी या रेलवे कॉलोनी में, तो वहां हमें एक रेल सेवक के रूप में बेहतरीन छवि रखना है। ऐसा नहीं कि आए दिन लड़ाइयां हो रही तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, या ऐसा कहा जाता है कि केवल रनिंग कर्मचारियों को ही मादक पदार्थों का या शराब का सेवन करना आप सभी की जानकारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं, हम नॉन रनिंग सुपरवाइजर्स या एम्प्लॉइज को भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कॉलोनी में रहते हैं और वहां पर शराब पीकर कई लोग उत्पात कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ मिलकर करें, तो ये ऐसा कुछ नहीं जो अशोभनीय हो। अक्सर देखा होगा कि ये नियम 3 का 3 चार्जशीट में लगा ही दिया जाता है, एसएफ 11 और एसएफ 5 में। तो अशोभनीय की बहुत बड़ी डेफिनेशन है जिसको आपको समझना होगा कि अशोभनीय वर्ड वह सभी काम जो एक सभ्य नागरिक को नहीं करना चाहिए, चाहे किसी को अपशब्द बोलना या बहुत ज्यादा किसी को बेइज्जत करना या अपने आप को इस तरह एक्सपोज करना कि वो समाज के प्रति गलत मैसेज जाए, वो सब काम हमें नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है अशोभनीय। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि अपने सबऑर्डिनेट्स को जब आप कैलेंडर बना के लगाएंगे तो उनको मालूम चलेगा, साहब ये भी चीजें हमारे नियम में, अगर इसका हम अनियमितता हो जाएगी तो हमें क्या होगा, डीआर एक्शन हो जाएगा, चार्जशीट मिल जाएगी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोभनीय कार्य के लिए सभी को, आपको अपने सबऑर्डिनेट को सचेत करना, और जब आप एएसटी बन जाएंगे तब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इसका पालन करवाना है। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे, कोई भी कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद घर चला गया और वो फिर उसकी लाइबिलिटीज खत्म हो गई। देखिए कोई भी रेल सेवक है, आप सभी को मालूम है, आगे आएगा कि रेल सेवा के बाद हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस करने बैठ गए या बाहर घूम रहे हैं, हमें हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना है, ये सब कंडक्ट रूल्स की बातें, तो उसको हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध रहना, commit himself to and uphold the supremacy of the constitution and democracy values। देखो इसका, मैं इसकी शब्द को थोड़ा क्लिष्ट इसलिए लिखा है कि ये कई जगह मैंने रेलवे बोर्ड की मीटिंग्स में भी इसको सर्कुलेट किया था, तो चूंकि ये संवैधानिक प्रोविजंस हैं इसलिए इसकी भाषा को बहुत ज्यादा हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर जैसा आपके साथ चर्चा कर रहे हैं ऐसे फिजिकल मीटिंग्स में भी कई बार हम लोगों को समझाते हैं कि इनका, जैसे मैंने अशोभनीय की आपकी बात बताई कि अशोभनीय मतलब क्या होता है, इसी तरह संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसका पालन करना है। बहुत स्पष्ट है, संविधान में जितनी भी धाराएं हैं उस सभी का पालन एक रेल कर्मचारी को करना है। रिपीट, हु इज द रेलवे एम्प्लॉय, राइट फ्रॉम द एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन लेवल 1 अप टू द चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सीईओ एंड द चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ऑल आर गवर्न्ड और आर कंसिडर्ड एज द रेलवे सर्वेंट, रेल सेवक। ओके, क्लियर। तो संविधान को पालन करना है हमें। भारत की संप्रभुता, अखंडता, पहले ये सब नहीं थे, केवल क्लॉज 3 तक था निष्ठा। ये 2018 में भारतीय रेलवे ने भारत के एक कमेटी के माध्यम से, जो संविधान की कमेटी है उसके माध्यम से रिकमेंडेशन होने के बाद ये रेल सेवा आचरण नियम, देखिए मैं आपको अपडेट करूं कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के साथ साथ भारतीय सेवाएं जितनी भी होती है रेलवे के, उन सभी के लिए भी रेलवे उनके सभी इंडियन सर्विसेज एक्ट के तहत आचरण नियम बने हुए हैं। जब भारत का जो नोडल मंत्रालय है जो हमारे रेल सेवक या सभी सेवकों को डील करता है, वो कौन सा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय। वह मंत्रालय जो भी नियम बनाता है रेलवे उसको अपने अनुसार उसको अप्लाई करती है, अपने अनुसार उसको मॉडिफिकेशन करके उसकी भाषा में नाम को चेंज करके लागू करती है। तो ये ना केवल रेलवे में, आप हम ये ना सोचें कि केवल रेलवे एम्प्लॉय ही क्यों बाध्य है, क्या दूसरे भारत के दूसरे सेवक जो आईएएस होते हैं, जो यूपीएससी से आते हैं, क्या उनको ऐसे आचरण नियम, आप उनके आचरण नियम देखेंगे तो हमसे बहुत कठोर और क्लिष्ट है। हमने तो फिर भी बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हमारी रेलवे ने कि 26 नियम, उनके पास तो बहुत नियम है।
तो वे सभी शासित होते हैं। तो पूरा रेल, अब आप ये ना सोचिए कि अब हम इसको, मैं थोड़ा सा यह करूं कि भारत का कोई भी सेवक, सरकारी सेवक, हम चूंकि बहुत इतना हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत सरकार की सेवा में हैं, हमें टाइमली सैलरी मिलती है, चाहे कोई भी मौसम हो, जो कोई भी परिस्थिति हो, हमें सैलरीज मिलती है। लेकिन रादर देन बिजनेसमैन, कई लोग सोचते हैं बिजनेसमैन और रादर हैप्पी देन अस, ऐसी बात नहीं है। वे भी हैप्पी है, हम भी हैप्पी हैं, उनके कार्य करने का तरीका अलग है। तो हम नियमों से बंधे नहीं, हम नियमों से सजे हुए हैं। वी ऑल आर डेकोरेटेड विद द रूल्स। हमारे पास एक चार्टर है कि हमें इसके अनुसार काम करना है। ओपन लोगों के पास तो ये कुछ भी नहीं है। उनके पास जैसे अब DNR रूल रेलवे का एक CBI का तरह काम करता है। हम विजिलेंस में रहे, विजिलेंस में क्या करते थे, कंडक्ट रूल का उल्लंघन कौन कर रहा है उसको देकर हम अपनी रिपोर्ट देते थे और उसको चार्जशीट मिलता था। तो CBI क्या काम करता है, उनके कंडक्ट रूल एक, अब उनका दायरा तो बहुत अलग है ना, जो रेल से जो सेवक नहीं है, सर्विसेज में नहीं। तो वी ऑल आर फॉर्चुनेट इनफ, हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत सरकार के ऐसे संगठन, ना केवल सभी संगठन के लोग, लेकिन हम तो रेलवे जैसे जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है उससे जुड़े हुए हैं। और हमारे पास एक रूल फ्रेम है कि हमें इसके अनुसार, तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास सारे पास रूल, जैसे कहते हैं ना, भगवान का जब हम भजन करते हैं तो क्या करते हैं, अब अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई गीता जी पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है। सब में तो अपने अपने नियम है ना कि हम भगवान की पूजा कैसे करें। तो हम भगवान को पा लेते हैं ना, एक दिन अपनी आत्म संतुष्टि करते हैं। उसी तरह हमें रेलवे के नियमों को भी पढ़कर हम रेलवे की सेवाओं को शानदार तरीके से कर सकते हैं और विदाउट एनी, और गलती से अगर कोई अनियमितता होती है तो मैंने फिर क्लियर किया, अगर DNR कार्रवाई किसी पे चल रही है तो वो पूरी तरह से बुरा एम्प्लॉय नहीं है, कोई बुरा ऑफिसर नहीं है। ये तो एक प्रोसीजर है। घर में भी कुछ परेशानी आती है, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कोई गलती कर दी तो वो ऐसा तो नहीं ना, हमारे परिवार का सदस्य तो नहीं रहा, गलतियां सुधारी जा सकती है। तो इसीलिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। अब बहुत सारे ऐसे नियम हैं, आपको मैंने डिटेल आउट किया है, आप प्लीज सभी को इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि समय भी हमें देखना है। 11:15 से टाइम दिया था, 12:15 बजे हम इसको फिनिश करेंगे, फिर हमें DNR रूल पे भी चर्चा करनी है। तो देखिए, ये रूल 3 को तो आप सभी लोग पढ़िएगा, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा खर्चे की बात नहीं है। आप सभी सुपरवाइजर्स हैं, अपने अपने डिपोज में, अपने अपने वर्किंग प्लेस में अपनी तरफ से एक कैलेंडर बनाकर आप उसी तरह जैसे मैंने आपको बनाया, थोड़ा सा वो 2 सर्कुलर दिया है, उसको अपडेट करके किसी प्रिंटिंग मशीन से टाइप करवा के आप बड़ा कैलेंडर लगा दीजिए। यकीन मानिए आपको संतुष्टि होगी, और आप अपने जो सेक्शनल है, वर्किंग है, उसमें आप रेलवे कर्मचारी का विश्वास जीतेंगे कि भाई देखिए, मैं नियम मालूम चला है और उस नियमों में कोई, और उनको ये कहना है कि नहीं, हम आपको सजा नहीं देंगे, आपको जागरूक कर रहे हैं कि आप इनका पालन कीजिए। तो देखिए, बहुत सारे इसमें आपको नैतिक और ईमानदारी बनाए रखना है। राजनीतिक तटस्थता, राजनीति मतलब ये सभी जानते हैं ना, हम लोग राजनीति नहीं कर सकते। अब राजनीति नहीं कर सकते इसका ये मतलब नहीं हम किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकते, सीधी सीधी बात है। वोट देना हमारा अधिकार है, वो हम देते रहेंगे। तो तटस्था, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी मंच पे जाके राजनीतिक किसी कोई नेता जी भाषण हमारे यहाँ पर कॉलोनी में आए हैं तो हम उनके पक्ष में बोलने लगे। उनको आप सपोर्ट करें जिनको भी करना, लेकिन कभी भी किसी भी मंच पे जाके भाषण नहीं देना है, ये हमें मना करता। अब कई कर्मचारियों को मालूम नहीं रहता, वही ठीक है, हमारे पार्षद का चुनाव हो रहा है या विधायक का चुनाव हो रहा है, उन्होंने बुला दिया, हम बहुत अच्छे वक्ता है तो हम भी स्टेज पे बोल रहे हैं। जी, ये अनुमति नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, एक लंबे डिस्कशन का विषय है, क्यों नहीं है। कभी इसमें आप जब बहुत डिटेल में जाइएगा तो आपको इसके सरकारी नियम में लिखा हुआ मिलेगा कि उसके पीछे ये है कारण है, आपको भाग नहीं लेना चाहिए। जवाबदेही, पारदर्शिता, हम स्पॉन्सर से कई बार कहते हैं ये मेरी ड्यूटी नहीं है, कई बार ऐसा कहने में आ जाता है। मैं आपको नियम 3 को बहुत स्पष्ट करूंगा, आप बहुत सारी बातें समझ जाएंगे। देखो, जवाबदेही क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी से मुकरते हैं, जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कीजिए। आप यकीन मानिए, जैसे आपने जिम्मेदारी स्वीकार किया, आपका 50% काम तो वैसे ही। अब कई लोग कहते हैं नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो SSC करेगा या उसकी जिम्मेदारी है। मैं आपके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, जब किसी और के साथ चर्चा करते हैं तो उनके रेफरेंस में हम बात करते हैं। मैं एक बार फिर सभी किसी पूछूंगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग आराम से? प्लीज रिप्लाई, कोई जवाब दीजिए। हाँ जी, बराबर सुन पा रहे जी बिल्कुल, मैं जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। अरे बहुत बढ़िया, आप समझ भी पा रहे हैं मेरी बात को, मैं समझा रहा हूं भाषा में।
नहीं समझ रहे, बराबर समझ रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, मुझे अच्छा लग रहा है आप समझ हाँ रहे सर, हैं। बहुत देखिए, अच्छा समझा रहे हैं सर। ये समय बार बार नहीं आता, आपको कोई किसी प्रकार का आप अपना पानी भी पीते रहे, अपना सारा वो भी करते रहे, लेकिन इसको अटेंटिवली सुन लेंगे तो ये आपको, जब तक रेल सेवा में रहेंगे, आपको ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिन टॉपिक से सभी विभाग, सभी श्रेणी का कर्मचारी इससे प्रभावित होता है और इसकी ओर आकर्षित होता है। इसलिए आप प्लीज इसको समझिएगा, और मैंने पढ़ने के लिए इसलिए दिया है कि आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे और कभी मुझसे चर्चा करेंगे तो आपको पूरी तरह से मैं रिस्पॉन्स देकर आपको और डिटेल आउट करूंगा। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, हम जवाबदेही और अपने काम में ट्रांसपेरेंट। देखिए, कई कई लोग होते हैं किसी का फेवर करते हैं, फेवर करना किसी की परिस्थिति को अनुसार उसको सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा फेवर ना करें कि हमारे दूसरे एम्प्लॉय का अहित हो जाए और हम किसी का हित करने, उसको भी लाभ पहुंचाए। रेलवे कभी अपने कर्मचारियों के लाभ देने के लिए पीछे नहीं, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम है जी। तो हमें अपने कार्य में ट्रांसपेरेंसी रखना है, किसी का फेवर करना है तो इस तरह करिए कि रेलवे नियम का उल्लंघन ना हो और सभी कर्मचारियों का उसका लाभ हो। कमजोर वर्ग होते हैं ना कई लोग, अब कमजोर वर्ग का क्या मतलब, एक गरीब लोग से मतलब नहीं है, यहां मतलब है कि वीकर सेक्शन, ऐसा सेक्शन जो आर्थिक रूप से गरीब तो है लेकिन साथ साथ उसका उसका जो एक गरीबी, एक मतलब रेलवे के प्रति उसका डिवोशन जो करना तो चाह रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, वो परिस्थिति में, तो उसको मोटिवेट करना है, उसको सपोर्ट करना है। दूसरा है हमारा जनता, जैसे कई लोग, अब आप तो टेक्निकल लोग हैं, आप लोग तो टेक्निकल फील्ड में रहते हैं, लेकिन कई लोग हमारे जैसे टिकट चेकिंग स्टाफ है, कमर्शियल स्टाफ है, ये सभी लोगों के लिए वे अपने अपने व्यवहार को इस तरह शिष्टता से रहेंगे। जैसे कई बार पब्लिक चिल्लाती है, आप ऐसे सीए, कोई डिरेलमेंट हो गया, पब्लिक आ गई, अरे साहब आप देखते नहीं है, करते नहीं है, तो हमें बिल्कुल पैसेंसफुली जवाब देना है, जी गलती हो गई है, हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है तो भी हमें बड़ी शिष्टता से बात करना है, बिकॉज हम रेल सेवक हैं लेकिन नौकर नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम नौकर हैं पब्लिक के, तो पब्लिक की हर बात सुने, जी नहीं। देखिए, हम जब शॉपकीपर पे जाते हैं तो हम भी तो यही अपेक्षा रखते हैं कि दुकानदार या बड़ा व्यक्ति हमारी बात को सुने। तो अगर हम उनकी बात को सुन के, तो हम गुस्सा भी नहीं होंगे, हम सामने वाले को अपने कार्य के प्रति संतुष्ट कर पाएंगे और अपने आप को ही प्रसन्नता, क्योंकि देखिए जो गलती हो गई है, जो दुर्घटना हो गई, वह तो हो गई, हम लड़कर उस दुर्घटना के समय को व्यस्त ना करें, लोगों का अविश्वास ना फैलाएं। तो ये सब चीजें हमें शिष्ट व्यवहार के तहत आती है। कार्य कुशलता, सार्वजनिक जुड़े, किसी भी निजी हित को प्रकट करेगा, समाधान करने के लिए ऐसा कदम, लोकहित की रक्षा कर, हमारा कोई निजी हित हम सेवा में नहीं लाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हम रेलवे की सेवा अपने पर्सनल हित के लिए करें, ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेंगे। कि किसी संगठन अथवा किसी भी प्रकार का वित्तीय अथवा अन्य प्रकार का आभार स्वीकार नहीं करेगा जिससे सरकारी कार्य, ये देखिए आभार का मतलब होता है एक तरह की रिश्वत। कई लोग पैसा देते हैं किसी के, आपने हमारा काम किया, ये पैसा ले लीजिए, वे पैसा तो देते हैं लेकिन उसके पीछे हमारा ऑब्लिगेशन चला जाता है कि उसने हमें पैसा दिया तो निश्चित रूप से हम उसे न केवल एक बार, हमेशा उसका फेवर करना है, हमें, हमने दूसरे का हित मार के उसका फेवर किया है, उसको अहित पहुंचाया किसी को, तो रिश्वत, देखिए मैं यहां कहना उचित नहीं होगा लेकिन फिर भी बहुत विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि हम सभी लोगों की सैलरी इतनी अच्छी है, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट को सही ढंग से करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और एक व्यक्ति रिश्वत क्यों लेना चाहता है? क्योंकि वो अपने जीवन को लग्जरी ढंग से या एक्स्ट्रा पैसा चाहता है। रिश्वत का मतलब यही तो है, किसी व्यक्ति को मजा थोड़ी आ रहा है पैसा लेने, वो कहा मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मेरा घर अच्छी तरह से चलेगा, मेरे बच्चे अच्छी तरह, लेकिन आप सदकार में लगाना तो चाहते हैं लेकिन पैसा गलत तरीके से आ रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हम बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं, आज की तारीख में हमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो हम कभी भी हमारे कर्मचारी जो रिश्वत की तरफ दौड़ रहे हैं उनको सिखाएं, समझाएं कि रिश्वत कभी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नेवर। और कोई जानबूझकर लेता है तो फिर ये नियम है और नियम का उल्लंघन होता है तो D&R प्रोसीजर्स की हम बात करेंगे, फिर D&R के तहत उसको चार्जशीट दी जाएगी। अपने पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए। ऐसा भी नहीं कि साहब मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, हम उसके लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं। नियमों, परिवार की परिभाषा रूल नंबर 2 में ऊपर दी गई है कि भाई कौन सा परिवार होता है, सरकार की परिभाषा, रेल कर्मचारी की परिभाषा, परिवार। उन परिवारों को भी रेलवे पास नियम के तहत सुविधा दे रही है, मेडिकल सुविधा दे रही है,
हॉलीडे होम्स की सुविधाएं दे रही हैं, आप सीनियर सुपरवाइजर्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, कई कैंप्स लगते हैं उसकी सुविधाएं दी जा रही है। तो जब हमारे रेल परिवार को सुविधाएं दी जा रही है तो हम क्यों उनके लिए एक्स्ट्रा सुविधा लेने की कोशिश करें। कभी मौका लगेगा आपसे वेलफेयर एक्टिविटीज के बारे में कभी चर्चा होगी तो देखिएगा, आप वेलफेयर का एक्टिविटी के सर्कुलर्स पढ़िए, कितनी सारी स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स का हम फायदा उठाएंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति बच्चों के लिए मिलती है, शादी ब्याह बच्चों के मैरिजेस करने के लिए एसबीएफ से पैसा मिलता है। और एसबीएफ में पैसा कौन सा आता है, हमारा ही आता है। हमारा आज की तारीख में 800 रुपए के समथिंग कुछ अमाउंट है जो प्रत्येक कर्मचारी को 1 अप्रैल को जितने भी ऑन रोल कर्मचारी हैं रेलवे गवर्नमेंट एक एसबीएफ में डाल देती है। और एसबीएफ में वो पैसा जाता है किसके लिए, हमें कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए। तो कई लोगों को तो एसबीएफ में क्या क्या लाभ मिलते हैं उसको मालूम ही नहीं है। जब मालूम नहीं है तो हम लाभ नहीं ले पाएंगे, और जब लाभ नहीं ले पाएंगे तो हमें पैसे की कमी पड़ेगी, क्योंकि पैसे का लाभ भी सरकार दे रही है। हमें छात्रवृत्ति बच्चों के लिए मिल रही है, बहुत सारी चीजें। आप मेडिकल सुविधाएं आप ले रहे हैं ना आजकल। ऐसा नहीं कि रेलवे हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में बेखौफ आप इलाज करा के रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। बहुत सारे नॉमिनेटेड, आप जैसे अहमदाबाद सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में आप लोग रहते हैं, कई एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, आपको कम पहले आप पैसा दीजिए उसके बाद रीइंबर्स। और रीइंबर्स भी आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया, देखिए मैं फिर दोहराऊंगा, तकनीक से कितना आसान है। आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दीजिए, अगर 1 महीने में रीइंबर्समेंट ना हो आप सीपी काम पे अपनी कंप्लेंट डाल दीजिए, आपका तुरंत। पहले आप महीनों अपना रीइंबर्समेंट का फॉर्म दिया करते थे, काम ही नहीं हो रहा है आप लोगों का। तो तकनीक से फायदा हुआ है ना निश्चित। पहले 3 लोग मिलकर वो रीइंबर्समेंट करते थे, अब एक ही व्यक्ति ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहा है और सारा कुछ चेक अपने आप, चेक पॉइंट लग, लाल रेड मार्क हो जाता है कि ये कॉलम में ये चीज नहीं सही भरी गई है। तो बहुत हम लोग अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज के कारण, इसलिए किसी भी प्रकार का हमें रिश्वत लेने की किसी को जरूरत नहीं, हम मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कानून में अपने कर्तव्य पालन के प्रति अनुशासन रहना है ना। अब बहुत देखिए नियम 20 को पढ़िए, डबल एक्स लिखा है, खंड इंग्लिश में क्लॉज डबल एक्स, स्क्रीन पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दूसरों की तरह, है ना। विशेषकर सूचना जिससे प्रकटन में भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रणनीति। देखिए कई बार आपने देखा ना कि भाई उसने उस फला देश को ये इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे अब हम तो किसी देश से कनेक्टेड नहीं, लेकिन जो हमारे सैनिक जो होते हैं ना, मैंने कहा ना सर्विस कंडक्ट रूल सभी सेवाओं में है, जैसे हमारी मिलिट्री सर्विसेज हैं। अब कोई मिलिट्री का सैनिक है, हमने अब बोलते क्या गोपनीय दस्तावेज साहब वो ऑफिस में काम थोड़ी करता, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, वो ऑफिस में काम थोड़ी करता जो गोपनीय दस्तावेज किसी कंट्री को दे देगा। लेकिन उसको गोपनीय रूप से जानकारी तो है कि हमारी पोस्ट इस सेना की इस बॉर्डर पे बनी हुई है, और कई पोस्टें ऐसी है जिसकी जानकारी रडार में भी नहीं आती है ना। वो कई पहाड़ों के नीचे, कई ऐसी झाड़ियों के नीचे बनाई जाती है। और मान लो दुश्मन तो ये चाहता है ना कि इनको रास्ता मिले आतंकवादी गतिविधियों को अंदर पहुंचाने के लिए, तो वो वहां पोस्ट होगी, रास्ते में आर्मी का पहरा होगा, तो वो आतंकवादी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आतंकवादी एयरपोर्ट से नहीं आ सकता, क्योंकि स्कैनिंग होती है, सारा कुछ है। तो आतंकवादी ऐसे रास्तों से आते हैं, बॉर्डर के रास्तों से। और ये जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पूरी सील हो। भारतवर्ष कितना बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा है, पूरी बॉर्डर लाइन तो नहीं बनाई सकती। तो चाहे नदियों में, छोटी छोटी नदियों, तो उन पोस्टों की जानकारी दे देता व्यक्ति। क्यों देता है? उसे पैसा दिया जाता है दूसरी कंट्रीज के द्वारा। अब कौन सी कंट्री, हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहते हैं, और किसी को आपको भी कहेंगे कि कोई भी कंट्री जब तक हम चूंकि ना तो हमारा कोई बिजनेस है वो, ना कोई हमारा नियम है, तो हम किसी कंट्री को नहीं कह सकते। लेकिन हमारी कोई पोस्ट की सूचना किसी सैनिक ने दे दी तो वह कहते हैं ऐसी गोपनीय सूचनाएं नहीं देना। तो अब रेलवे एम्प्लॉय, मान लीजिए हमारा रेलवे सर्विसेज है और कोई ऐसी गोपनीय बात है जो एक्सीडेंट हो गया लेकिन हमारा फेलियर है और हम एकदम प्रकट कर देते हैं किसी को, तो ये सब चीजें, मैंने कहा ना, कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उन दुर्घटनाओं में अपनी बात को, अपने रेलवे के पॉइंट को फेलियर दिख रहा है, आप टेक्निकल आदमी, आपको लगा कि यार ये हमारा ह्यूमन फेलियर है, लेकिन तुरंत हमने बता दी मीडिया को कि मीडिया के पास पहुंच जाएगी, वो अपना उसका रेटिंग बढ़ाने के लिए तुरंत हेडलाइंस चला देगा। तो वो कहेगा नहीं ऐसी कोई सूचना हो क्यों फेलियर हो, आप बता दीजिए, आपको इतना 1000 या लाख रुपया देंगे। तो हम दे देते हैं कि और इतना 1 लाख रुपए उस टीवी ने हमें दिया है, हम फेलियर बता दें कि ये फिश प्लेट ढीली थी और ये इसका इतने दिनों से इंस्पेक्शन नहीं हुआ था। आप समझे टेक्निकल को, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति हूं लेकिन आपको टेक्निकलिटी बता रहा हूं। तो ये सब गोपनीय सूचनाओं के प्रकटन की बात यहां की गई है 20 में। और इसी तरह लास्ट वन है
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नया जुड़ा है, पहले नहीं था। परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज का मतलब हर भी होता है, लेडीज और जेंट्स दोनों पे लागू है। ऐसा नहीं कि केवल हिज वर्ड का अंग्रेजी में प्रयोग किया है तो एक ही पर लागू है। हिज ड्यूटीज विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। मतलब हमें अपनी जो प्रोफेशनल कहते हैं ना आजकल, बहुत प्रोफेशनल की जरूरत। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस वाला सुबह घर से निकलता है, शाम को कोई टाइम नहीं है उसका। इसका मतलब पूरी प्रोफेशनल। तो रेलवे में भी ऐसा नहीं 8 घंटे की अगर हम रोस्टर के अनुसार ड्यूटी कर रहे हैं, कई हमारे क्लास 4 स्टाफ, लेवल 1 स्टाफ है, वो 12-12 घंटे के रोस्टर में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि 12 घंटे 8 घंटे या 6 आवर्स का, जो हमारे कंट्रोलर्स वगैरह 10 ड्यूटीज में कंट्रोल्स में बैठते हैं, दे आर वर्किंग फॉर 6 आवर्स इन ए डे, इन ए 24 आवर्स। तो अपना बेस्ट देना है पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे काम कर लिया और कह दिया नहीं भाई 2-3 घंटे काम हो गया, अब हम धीरे धीरे काम करेंगे, कल फिर आके कर लेंगे। नहीं, आज का काम हम बेहतर ढंग से करेंगे, पूरी पेशेवर मतलब प्रोफेशनल एबिलिटी से करेंगे। तो इस तरह से ये नियम आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब ऐसे बहुत सारे इसमें 26 नियम है, सुपरवाइजर्स के क्या कर्तव्य हैं, नियम 4 रिश्ते नातेदारों के और में क्या है, नियम 5 राजनीति में क्या है, रेल सेवक एसोसिएशन। अब आप पूछेंगे यूनियन में भाग नहीं ले सकते, इसमें सम्मिलित होना मैंने लिखा है, निषेध वर्ड का प्रयोग नहीं किया। देखिए ऊपर वाले में लिखा है राजनीति में निषेध, नियम 5 में, 6 में निषेध नहीं। कुछ नियमों के तहत आप अपने जो आपकी ऑनरेबल एससीटी एसोसिएशंस हैं, आपकी ओबीसी एसोसिएशंस हैं, आपकी यूनियंस हैं। अब वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो WREN WRMS के नाम से आप लोग जानते हैं, अलग अलग रेलवेज में अलग अलग नाम है। नेशनल लेवल की बात करें तो AIRF NFIRs हैं, आप इनके सदस्य बन सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन निषेध है। अब यूनियंस और इनके बैनर तले तो आप प्रदर्शन कर सकेंगे, लेकिन बिना किसी काम के आप 10 लोग इकट्ठे हो गए और प्रदर्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ऐसा नहीं है, अपनी बात को आप रिप्रेजेंट करें। ऑनरेबल एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियन के माध्यम से रेलवे उसका समाधान करती है। नियम 8 प्रेस एंड मीडिया के साथ संबंध कैसे नहीं रखना है, सरकार की आलोचना नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सरकार ने ये नीति बना दी, आजकल तो प्रमोशन MSCP ला दिया, ये बहुत सारी नीतिज है ना। अब ये आप सभी को लेवल 7 से लेवल 8 दिया जा रहा है, 50% पद अपग्रेड कर दिया। आप सरकार की आलोचना करेंगे 100% क्यों नहीं अपग्रेड किया, 4 इयर्स में 5400 क्यों दिया जाएगा, सरकार गलत काम कर रही है। ये आलोचना, नियमों के साथ आलोचना नहीं करना और बेनियम के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा किसी प्रकार का, वो हमने ऊपर बताया कि हमें अपशब्द वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। चंदे वगैरह, आप चंदा, आपको जनरली अब चंदे क्या, यूनियन चंदा लेती है, एसोसिएशन लेती, वहां देना है। लेकिन कई बार आप यूनियन के चंदा लेते भी हैं, वह भी ले सकते हैं डायरीज वगैरह लेकर। लेकिन कई बार धार्मिक उसके नाम पर लाओ, भाई मंदिर बन रहा, मस्जिद बन रहा, गुरुद्वारा बन रहा, चर्च, नहीं, ये नहीं अलाउड है। व्यक्तिगत रूप से दीजिए, लेकिन कोई स्लिप रसीद कट्टा लेकर ये सब चीजें रेलवे प्रीमाइसेस में नहीं कर सकता। उपहार वगैरह की सीमाएं, कि अपने जो शादी ब्याह या उसमें उपहार की सीमाएं बनाइए। अब ये बात अलग है, मैंने एक सर्कुलर दिया है कि आप उसका ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन जस्टिफाइड वे में आप ले, इस तरह से एक सीमाएं बनाई गई। दहेज तो बहुत मालूम है कि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है, उसमें 13 नियम में ये लिखा हुआ है। किसी प्रकार का हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे हम अपने आप को रेल सेवक है तो हम SSC हैं, जैसे आप लोग में से कोई कर, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवेज का हूँ, आपको लोग आपका सम्मान करें तो आप बहुत रोज हर महीने कोई ना कोई सम्मान में शामिल हो रहे हैं। तो वो चीजें आप व्यक्तिगत सामाजिक उत्सव में तो जा सकते हैं आपके समाज के कार्यक्रम में, लेकिन अदर दिन समाज के कार्यक्रम में ये सब चीजें नहीं है। क्यों नहीं है, बहुत डिटेल हिस्सा है, आगे बात की जा सकती है, कभी आप पढ़ेंगे। उधार लेना, और देखिए अब कहते हैं लोन, आजकल बहुत सारी कंपनियां लोन देती है ना, तो लोन उधार देना और लेना मना। देखिए मैं थोड़ा 15 मिनट ज्यादा लग जाएगा कंडक्ट टूल पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि D&R प्रोसीजर तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो प्रक्रिया है, लेकिन इसको मैं आपको इंटरेस्टिंग बना के बता रहा हूं ताकि आप पढ़ के बोर ना होंगे, आपको और इंटरेस्ट आएगा। 15 मिनट और लग जाएंगे, इसको हम ब्रेक लेने के लिए, लेकिन इसको पूरा करते हैं। तो उधार लेना, बड़ी बड़ी कंपनियां लोन दे रही है ना, तो लोन आप ले सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से, रेलवेज आपको अनुमति नहीं दे सकती, लेकिन अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ लाइबिलिटीज है, शादी ब्याह बच्चों के लिए बैंक्स लोन दे रही है, कार लोन ले लेते हैं, घर बनाने के लिए लोन ले लेते हैं, तो ऐसा लोन, लेकिन बिना वजह किसी से 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले लिया, वो सब चीजें रेलवेज अलाउड नहीं करती। अब बहुत अच्छा नियम 18, जमीन जायदाद खरीदते हैं, कई लोग खरीद लेते हैं लेकिन अनुमति नहीं लेते, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आज की तारीख में आपको मालूम है लोकपाल आया था, वो तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन आना, लोकपाल में कहा था अनिवार्य रूप से सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति, पहले क्या होता था केवल अधिकारी ही देते थे, लेवल 1 का लेकर लेवल 7 तक कोई रोल ही नहीं था। आज की तारीख में ये नियम है
कि लेवल 7 आप सभी सीनियर सुपरवाइजर्स लेवल 7 को हर इसमें आखिरी में लिखा है मैंने नियम 18 में, साल के अंत में 31 जनवरी के पहले अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन अनिवार्य रूप से करना है। अगर किसी ने अनुमति नहीं ली, मान लो जमीन जायदाद है, तो बहुत जो भी है उसको लिख दीजिए, ये माना जाएगा कि आपने अनुमति ले ली, अब तक नहीं, और हर साल उसको लिख कर दीजिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात किसी के साथ नहीं। तो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज अब कहते हैं ना, आजकल क्या है आपको बहुत बताऊंगा, शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर काफी लोग हमारे रेल कर्मचारी खरीदते हैं। अब आप कहेंगे इसमें मनाही, जी बिल्कुल रेलवे ने मनाही नहीं करी है, जो ऑथोराइज एजेंट्स हैं, रेलवे भी तो सरकार के साथ है ना, शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर गवर्नमेंट की सीबीटी एजेंसीज है, तो ये कोई गलत काम नहीं है भाई। शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर क्या होती है, भारतीय कंपनियां हैं जो अपनी इनकम को भी बढ़ाती है और अपनी देश की उसमें टैक्स भी पे करती है। तो शेयर्स वे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अगर हम उनका शेयर खरीदते हैं तो हमें कोई मनाही नहीं, लेकिन बी अवेयर, एक लिमिट है, वो लिमिट आपको मैंने सर्कुलर में दी है। लेकिन आपको बता दूं कि शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स ये जो भी आप खरीदते हैं, आपकी एक साल में समग्र मिलाकर इतने की ज्यादा ना खरीदने की आपकी 6 मंथ बेसिक से ज्यादा चला जाए। अगर 6 मंथ बेसिक से ज्यादा आपका चला जाएगा तो वो नियमों का वायोलेशन माना जाएगा। लेकिन क्या करें, आप 6 मंथ के अंदर क्या करें, आप खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं आप, लेकिन अथोराइज एजेंट से करें जो रजिस्टर्ड है, उसमें कोई मना। और मूवेबल और इमूवेबल दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल मतलब जो चल नहीं सकता, जमीन जायदाद कभी चल नहीं सकती ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको रेलवे को एक फॉर्म है, उसमें परमिशन लेना है। मूवेबल प्रॉपर्टी, कार खरीदने, ऐसी कोई सोना चांदी, ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टीज आती हैं, तो ये खरीदने के 1 महीने के बाद आपको सूचना दे देनी है मात्र। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने, मान लीजिए हम कार तो 10-20 लाख की, लेकिन जगुआर वगैरह 1-1 करोड़ की कारें आती, तो हमने 1-1 करोड़ की खरीद ली। आप सभी सुन रहे होंगे मुझे, 1 करोड़ की कार खरीदना, मूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदने के 1 महीने बाद इंफॉर्मेशन दे देंगे? नहीं। 1 करोड़ की कार खरीदना, तो क्या हम सीनियर सुपरवाइजर होने के नाते इतनी हमारी इनकम है कि हम 1 करोड़ की हमने सेविंग थी कि हमने 1 करोड़ की कार खरीदी? और ठीक है, होगी भी, तो उसका पूरा जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ेगा कि पैसा हम कहां से लाए। और रेलवे चेक करेगी ट्रांजेक्शन नोट करने के समय कि अगर ये आपका जस्टिफाइड है कि भाई नहीं 1 करोड़ की तो आप नहीं खरीद सकते थे, तो रेलवे आपको प्रश्न पूछ के चार्जशीट दे सकती है अनियमितताओं में। यही तो सर्विस कंडक्ट रूल है। तो हम जैसे 10 लाख की कार, इसलिए तो बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसी चीज खरीदने के बाद सूचना दे, तो वो भी जानकारी होना चाहिए कि हम, अब ये बताया गया कि शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर तो 6 महीने, 1 साल में 6 महीने, एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आप 6 महीने का शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद की राशि है तो आप सूचना सरकार को देंगे, बताएंगे कि पैसा कहां से ला रहे हैं, कैसे बढ़ रहा है। लेकिन अब मैंने बताया था मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई ऐसा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 2 महीने की बेसिक, मान लीजिए 50,000 बेसिक, 1 लाख से ज्यादा की कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको सूचना देना जरूरी है। 2 महीने और 6 महीने, 6 महीने कब लागू है, जब शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर भी शामिल हो जाए। लेकिन नॉर्मली आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं, सोना चांदी, और 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा है, तो सूचना देना जरूरी है। अब देते नहीं, वो सब बातें अलग है। इसीलिए तो आजकल कंप्लेंट्स होती हैं, फिर हम लोग जैसे विजिलेंस में रहें तो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले प्रॉपर्टी रिटर्न ही उठाते हैं कि भाई इसने इन्फॉर्म किया कि नहीं, और कंप्लेंट किसी ने कर दी और इन्फॉर्म नहीं किया तो अंडरटेक हो जाता है। रेलवे, आप 2 महीने क्या 5 महीने की सैलरी की चीज खरीदे, मना ही नहीं है, लेकिन रेलवे को सूचना देना है कि भाई इतना पैसा मेरे पास, मैंने सेविंग करी थी, ये बैंक की डायरी है और मैंने खरीद लिया। रेलवे मना नहीं कर रही, लेकिन एक चेक पॉइंट लगा रही कि आदमी, अब कोई भी हमारा रेल सेवक इतना कर्ज में ना डूब जाए कि उसकी लिमिट से ज्यादा, इसके पीछे पॉजिटिव सोच है रेल सेवा चुनने के। ये कोई बंधन नहीं है हमारे रेलवे कर्मचारी को डिमोरलाइज करने की, कभी बात नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी के लेन देन का बहुत इंपॉर्टेंट 8वां नंबर है। इसी तरह से मैं यहाँ नियम 21 की बात फिर करूंगा। विवाह के बाबत 1 से अधिक शादी अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा प्रश्न किया जाता है कि कुछ धर्म में अलाउड है। हमारे मुस्लिम धर्म में चूंकि अलाउड नहीं है, वहां पर भी अगर उन्होंने किसी तरह से 1 से अधिक निकाह किया है तो उसकी सूचना गवर्नमेंट अगर सूचना नहीं दी है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये हमेशा बिल्कुल स्पष्ट कर लें। आपके अंडर में कोई कर्मचारी काम कर रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में 1 से अधिक पत्नियां रखने का, लेकिन सरकार ने इसका आज भी नियम बना दिया है कि भाई बना रही है, तो अगर किसी कर्मचारी ने अनुमति से मतलब है विवाह की अनुमति नहीं लेना, विवाह की सूचना देना है, लेकिन सूचना नहीं दी है और 1 से अधिक पत्नी कहीं प्रूव हो जाती है इंक्वायरी में, तो पत्नी प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब है लायबल टू बी टर्मिनेटेड,
सेवा से निकाले जाने का दीर्घ दंड दिया जा सकता है, जो डीआर प्रोसीजर के तहत दिया जाता है। तो इस तरह से हमें एक से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं है। मादक पदार्थ मतलब शराब का सेवन या कोई भी ड्रग्स, स्पेशली जो रनिंग कर्मचारी है ना, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अपनी गाड़ी की ड्यूटी, उनका कॉल आता है ना, ड्यूटी आरंभ होने के 8 घंटे के अंदर कोई भी, आपको मालूम है सभी लोगों को, ब्रीथलाइजर टेस्ट होता है, श्वसन प्रक्रिया की एक मशीन होती है, उनको फुकवाया जाता है, खांसा जाता है ना, जब कोई एक असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट ड्राइवर जाता है तो वो मशीन से टेस्ट, और उसका वो टेस्ट की वो बता देता है कि क्या इसने शराब का सेवन या कोई भी ड्रग्स लिया कि नहीं। तो ये हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कहें, कोई भी, केवल रनिंग कर्मचारी नहीं, कोई भी व्यक्ति सेवा ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन नहीं करे, तो इसका मतलब वो तो कहेगा साहब मैं तो 1 घंटे पहले घर से शराब पीकर आया हूं, मैं ड्यूटी पे थोड़ी पी रहा हूं। नहीं, शराब पीकर आया मतलब शराब का सेवन किए हुए ड्यूटी पर नहीं रह सकता। नॉर्मल कर्मचारी पर भी ये लागू है। 14 वर्ष से कम को रोग, आजकल तो ऐसा होता नहीं। अब आप पूछेंगे साहब ये नियम तो बेकार हो गया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पे लगाने के प्रति, इसको हटाया क्यों नहीं? जी नहीं, हम आजकल ठेकेदारी से बहुत काम करा रहे हैं, आप सभी को मालूम है ना, आउटसोर्सिंग हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा कुछ क्लीनिंग का काम या कुछ ऐसा कैटरिंग का काम किस ऐसे बच्चों से करा रहे हैं जो गरीब हैं, लेकिन काम करने के लिए तो 14 साल से कम नहीं होना चाहिए, 14 साल से ज्यादा का तो चला लेते हैं, वो भी ठेकेदार। हमारे यहाँ तो मिनिमम रिक्रूटमेंट एज क्या है, 18 साल। ओके, तो ये ध्यान रखना है। एंड इसी तरह से नियम 26 को आप देख सकते हैं, नियम 25 को और 24 को, इसमें यह कहना है कि ये नियम बनाता कौन है? ये बनाता है भारत सरकार के प्रेसिडेंट के अप्रूवल से बनते हैं ये नियम। ये नियम कभी भी स्वतः, ऐसा नहीं कि किसी ऑफिस ने, किसी डायरेक्टर रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर निकाल दिया कि ये नियम हटाओ और ये नियम बनाओ। ये बाकायदा राष्ट्रपति जी के पास अनुमोदन के लिए जाता है और उस तरह से ये नियम बनते हैं। और नियम 26 में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में या हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, ऑब्लिगेशन टू अबाइड बाय ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस notwithstanding anything contained in these rules, a railway servant shall be governed by all the administrative instruction that may be issued from time to time in regard to the conduct of the railway servants। इसका मतलब यह है कि हमारे सीनियर ऑफिसर कई बार बोलते हैं साहब ये तो मेरी ड्यूटी नहीं है, ऑफिशियल ड्यूटी नहीं। सीनियर डीएसटी ने कहा है कि किसी का भी नाम लेकर कहा है कि आप प्लीज उस काम को जरा वहां चले जाइए, तो साहब ये तो मेरा ड्यूटी रोस्टर में नहीं है, ये उस बीट का तो मैं इंचार्ज ही नहीं, उसका अलग एसएससी है। नहीं, यहां लिखा हुआ है प्रोफेशनल। ऊपर मैंने कहा था ना पेशेवर योग्यता, प्रोफेशनल का मतलब होता है हायरार्की ने जो कहा है। लेकिन ये ध्यान रखें, कल से मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, किसी ने कहा साहब वो तो कहता है ट्रैकमैन से घर जाके काम करो, तो ट्रैकमैन आजकल तो विरोध कर रहा है। तो मैंने ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले का ट्रैकमैन विरोध नहीं करता था, इसलिए प्रथा चली आई, रेलवे बोर्ड ने बंद कर दिया। कोई भी ट्रैक मेंटेनर किसी भी घर पे काम करता पाया गया तो वह ट्रैक मेंटेनर गैंगमैन या कोई भी खलासी हिमसेल्फ और वह अधिकारी दोनों के दोनों इसके लिए उत्तरदायी होंगे और दोनों पे डीएनआर प्रोसीजर लागू किया जाएगा सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन करने के आधार पर। तो ये बात हमें जागरूक रहना है कि अगर सीनियर डीएसटी सर ने कहा है कि हमें ये काम करना है तो रिफ्यूज नहीं करना सर। कारण क्या है कि आपको ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी आवर्स के बाद फेलियर हो गया, सब मेरा सेक्शन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अरे उसे लगा हमारा वो एसएससी सीनियर डीएसटी को लगा कॉम्पिटेंट नहीं है उस फेलियर के लिए, तो आपको भेज दिया, तो दिक्कत क्या है? बिकॉज हमें खुश होकर जाना चाहिए कि हमें सीनियर डीएसटी लायक समझा है कि हमें। और जब सीनियर डीएसटी को मालूम चलेगा कि देखो सीनियर डीएसटी पद, चाहे वो डायरेक्ट ऑफिसर हो चाहे रैंकर हो, वो उस पद पर बैठा है, उसे सब मालूम है कि किसकी रोस्टर की ड्यूटी है। वो ये नहीं है, उसको कई लोग कहते हैं आप सीनियर डीएसटी को हम बोलते हैं नहीं सर मेरा रोस्टर नहीं है, मैं उसका इंचार्ज नहीं, उसे सब मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, बस हमें फॉलो करना है। अगर रात को कहते हैं साहब मैं तो आधी रात को घर में हूं, अरे भाई हमारा सैनिक आधी रात को 24 आवर्स ड्यूटी पर अलर्ट रह सकता है, तो हम घर में बिस्तर पे से छोड़ के हमारे, अब सीनियर डीएसटी ये थोड़ी करता कहेगा कि उड़कर आ जाइए, वो कहेगा आप जल्दी से पहुंचिए, तो आप उठिए, हाथ मुंह धोइए, अब जो भी अवेलेबिलिटी हो ट्रेन से व्हाटएवर, भले 2 घंटे 4 घंटे में पहुंचे, लेकिन रिफ्यूज ना करिए, कितना अच्छा होगा। तो ये सब चीजें हमें पालन करना है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बहुत कम लोग हैं, 5-1 मिनट में आपका क्वेरी कुछ हो, इसमें वैसे तो अभी इतना पढ़ना होगा एक बार, लेकिन फिर भी कोई पूछना चाहे तो अपना हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकता है या मुझसे कुछ पूछना चाहे, नहीं तो मैंने कहा कि मेरा नंबर मैं आखिरी में शेयर करूंगा। आप भविष्य में कभी भी किसी भी तरह की मुझसे चर्चा करेंगे। आप 5-1 मिनट आपके लिए छोड़ता हूं, 12:30 से करीब 1:45 बजे हम ब्रेक लें, 15 मिनट का एक ब्रेक लेंगे और फिर 1:30 बजे तक पढ़ लेंगे। खाना थोड़ा सा लेट सही,
चलेगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, हम D&R इसके बाद पढ़ेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हो कुछ मुझसे पूछना चाहे सर्विस कंडक्ट रूल के बेस पे, DR प्रक्रिया पे अभी नहीं पूछिएगा, वो लास्ट में हम बात करेंगे। अभी अब सर्विस कंडक्ट रूल में कोई ऐसी बात जो आपने दिख रही और आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछिए। एवरीबडी प्लीज, एनीबडी जरूर पूछिए कुछ भी। थैंक यू। कोई भी कोई प्रश्न करना चाहता है तो पूछिए। कोई प्रश्न करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है? आप सुन पा रहे हैं सब लोग मुझे? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है बराबर? जी सर, जी आवाज आ रही सर। कोई प्रश्न आप लोगों के अभी इस वक्त? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए लास्ट में मैंने जो स्क्रीन पे एक शेयर कर रखा है, इसको जरा पढ़ी देखिए। उपरोक्त नियम मूल नियमों की सामान्य जानकारी एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए हैं। कृपया विस्तृत विवरण एवं कार्यालयीन प्रयोग एवं प्राधिकार हेतु मूल नियम। अब आपने कहा कि ये मैंने 26 नियम लिख दिए, ये कहाँ लिखे हैं? तो देखिए मैंने लिखकर भी दिया है। ये जैसे कहते हैं ना, आपका कोई मैनुअल होता है, आपके कार्य के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनुअल होते हैं, इस तरह एस्टेब्लिशमेंट के भी रूल्स एंड कोड्स बुक्स होती है। तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के 5th एडिशन जो इस तरह छपा हुआ है, 2008 में नया छपा है, उसके अपेंडिक्स 1 में ये हूबहू छपे हुए जैसा मैंने लिखा है, लेकिन वो विस्तृत रूप से छपे हुए, मैंने आपको शॉर्ट किया है।